मेरा आप लोगों से एक आग्रह है कि वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। आज हम आपको प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का पार्ट 1 पढ़ाएंगे और पार्ट 1 के बाद शीघ्र ही सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 भी भाग बताएंगे 2-4 दिन में। और हमारा दावा है कि टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे ही क्लास से लगभग क्वेश्चन आएंगे और हम इतना प्रयास किए हैं कि कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन कोई वंचित न हो, अर्थात ऐसा ना हो कि प्रश्न न पूछा जाए परीक्षा में। बहुत ही मेहनत से यह नोट तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सैंधव सभ्यता के नामकरण के बारे में देखते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का विकास सैंधव सभ्यता से हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि विश्व की सर्वप्रथम ज्ञात नगर पालिका सैंधव सभ्यता ही थी। जब तक लोगों को यह ज्ञान था कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक सीमित है, तब तक इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। विस्तृत खोजों के बाद इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी की सीमाओं के बाहर मिलने लगे तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा से मिले हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त है। सर जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता दिया है। सिंधु सभ्यता को ताम्रपाषाण या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की प्रेरक है, यह मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। अगला टॉपिक हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार और क्षेत्र। वर्तमान समय में सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सिंधु सभ्यता का पूरे अफ़गानिस्तान में प्रसार नहीं था, वहाँ केवल 2 ही महत्वपूर्ण स्थल थे अफ़गानिस्तान में, मुंडी गाक और सुरतगोई। अगला बिंदु है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली थी और इसका आकार त्रिभुजाकार था। आप लोग को एक बात विशेष ध्यान देना होगा, कहीं कहीं 13,10,000 मिलता है, कहीं कहीं 13 लाख मिलता है, इसी तरह मिलता है। लेकिन जो NCERT का ऑथेंटिक डाटा है उसके अनुसार सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और इसका आकार त्रिभुजाकार था। अगला बिंदु है, अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय, यह सभी सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल ही थे। महाराष्ट्र सिंधु सभ्यता का भाग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र का दैमाबाद जो है यह उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल था। अगला बिंदु, सिंधु सभ्यता के विस्तार के ही आधार पर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी बताया है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र सभ्यता का 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया के कुल सम्मिलित क्षेत्रों से 12 गुना बड़ा था। तो हमको विशेष ध्यान देना होगा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया को मिला के 12 गुना बड़ा था। ईसा पूर्व 3री और 2री सहस्राब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। स्वतंत्रता के बाद हुई खुदाई में सबसे अधिक स्थल भारत में गुजरात प्रांत में मिले हैं।
हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चीनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि दक्षिणी स्थल मांडा से 1400 किलोमीटर की दूरी गोदावरी के तट पर दैमाबाद है। तो हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा के उत्तरी संस्कृति और दक्षिणी संस्कृति के बीच की जो दूरी है वह 1400 किलोमीटर है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी जो पाकिस्तान में है के किनारे स्थित सुतका गेंडोर है और सबसे पूर्वी स्थल मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। तो पश्चिम से लेके पूरब तक सिंधु सभ्यता का जो संपूर्ण विस्तार था या जो दूरी थी इनके बीच की वह 1600 किलोमीटर थी। सिंधु संस्कृति में 1300 किलोमीटर की समुद्री तट की सीमा स्पर्श थी, अर्थात सिंधु सभ्यता जो थी यह संपूर्ण समुद्री क्षेत्र में 1300 किलोमीटर को स्पर्श करती थी। तो अब हम देखते हैं अगला इसका विस्तार मैप के अनुसार। सबसे उत्तर में सिंधु सभ्यता का स्थल मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर है और सबसे पूर्वी आलमगीरपुर है। अगला बिंदु देखते हैं हम सिंधु सभ्यता का कालक्रम। दूर दूर तक फैली इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। फिर भी विभिन्न विद्वानों ने इस विवादास्पद विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है। जॉन मार्शल ने 1931 में इस सभ्यता का काल निर्धारण कर 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया है। तो यहाँ काल और विद्वानों का कुछ नाम भी दिया गया है। एक तरफ हम काल लिख दिए हैं, एक तरफ विद्वानों का नाम लिख दिए हैं। 3250 से 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल ने इसका काल निर्धारित किया है। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक अर्नेस्ट मैके ने इसका काल निर्धारित किया है। 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक माधव स्वरूप वत्स ने इसका काल निर्धारण किया है। 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक सीजी गाइड ने इसका काल निर्धारण किया है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मार्टिमर व्हीलर ने इसका काल निर्धारण किया है। 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फेयर सर्विस ने इसका काल निर्धारण किया है। अगला बिंदु है रेडियो C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। विभिन्न जगह विभिन्न चीज़ें मिलती है, लेकिन यही सही है कि रेडियो C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था में रही है। सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल अब हम बताएंगे। तो पहला है हड़प्पा। यह पंजाब प्रांत के पाकिस्तान मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। सर्वप्रथम हड़प्पा टीले के ध्वंसावशेष की जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी। हड़प्पा से प्राप्त पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला नाम दिया गया था। हड़प्पा में छाछा की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्ष वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ यह पूछा जा सकता है कि हड़प्पा में जो 12 कक्षों वाले अन्नागार मिले हैं उनकी पंक्तियाँ कितने कितने की? तो छा की पंक्तियाँ में दोनों तरफ थे, अर्थात कुल संख्या 12 थी। अगला है श्रमिक आवास के रूप में विकसित 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिली हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 और दक्षिणी पंक्ति में 8 है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा से जो श्रमिक आवास मिले हैं उसमें उत्तरी पंक्ति में कितने आवास हैं
और दक्षिणी पंक्ति में कितने आवास हैं। यह भी पूछ सकता है कि टोटल आवासों की संख्या कितनी है। अगला बिंदु, श्रमिक आवास के नज़दीक 14 भट्ठे मिले हैं। वही भट्ठे जिसमें ईंट और खपड़े पकाए जाते थे, वर्तमान अब तो आधुनिक भट्ठे हो गए हैं जहां ईंटें पकती हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहीं हड़प्पा सभ्यता से बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। जो ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे थे, संभवतः जब फसल काट के गांज दी जाती थी तो इन्हीं चबूतरों से उनको दबा दिया जाता था, जिससे कि आंधी या तूफान आने पर ये कटी हुई फसलें उड़े ना या इनको पशु खींच खींच के ना खा सकें। अगला बिंदु है, गेहूं और जौ के दाने के अवशेष ही हड़प्पा से ही मिले हैं। यहाँ के सामान्य आवास क्षेत्र में एक समाधि मिली है जिसका नाम R37 है। कांसे का दर्पण जो प्राप्त हुआ है तथा सीपी का चम्मच प्राप्त हुआ है, वो भी हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। कांसे के दर्पण और सीपी के चम्मच हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु है, हड़प्पा के दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान H है। यहाँ देखिएगा, सामान्य आवास से R37 कब्र मिली है और यहाँ दक्षिण पश्चिम से H नामक कब्रिस्तान मिला। तो दोनों में विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ R37 है और यहाँ H है। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। यही हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी मान के पूजा किया जाता था। उर्वरता की देवी का पूजा इसलिए किया जाता था जिससे कि उनकी फसलें संपन्न पूर्ण हो और फसलों में खूब अन्न की उपज हो। अगला बिंदु है, सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही मिली हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हमको ध्यान देना होगा कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से मिली हैं। अगला बिंदु है, हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। यही हड़प्पा से सुरमा लगाने की सलाई भी मिली है। यही हड़प्पा से एक लाल पत्थर की बनी पुरुष की निर्वस्त्र धड़ की आकृति मिली है, जिसकी तुलना यक्ष के साथ की जाती है। अर्थात यक्ष वही हैं आज जो आप गांव में बरम बाबा देखते हैं, जहां पीपर का पेड़ लगा रहता है और वहां इसी तरह स्थान टाइप कुछ बना देते हैं। आज भी लोग जाते हैं बरम बाबा पे मनौती मानते हैं या कुछ मान्यता मानते हैं कि हे बाबा हमारे लड़की की शादी हो जाए, कोई कहता है हे बाबा हमारे लड़के को नौकरी मिल जाए। तमाम तरह की मान्यता मानते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी मान्यता पूरी हो जाएगी तो हम आपके धार्मिक स्थल पर कुछ अच्छा आयोजन करेंगे। तो वही पीपल के पेड़ जो आज और देवथान वहाँ बने होते हैं ऊँचे स्थान, वही बरम बाबा ही जो है यक्ष का नाम जाना जाता था पहले। हड़प्पा पर जिस टीले या दुर्ग बने हुए हैं, व्हीलर ने उसे माउंट एबी कहा है। अर्थात हड़प्पा पर जिस पर टीले पर दुर्ग बना हुआ है, व्हीलर ने उसे माउंट एबी कहकर संबोधित किया है। अगला है मोहनजोदड़ो। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों या मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो से कलश समाधान भी प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान मतलब जो जलाने वलाने से इनकी राख और हड्डियां बचती थी, उसको कलश में भर के ज़मीन में गाड़ देते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ अर्थात वर्तमान के शंकर भगवान की मूर्ति मिली है। उनके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पशुपतिनाथ के चारों तरफ कौन कौन से जानवर हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जानवर में हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है जो मंगोलॉयड प्रजाति का है। मंगोलॉयड आदमियों की एक प्रजाति है जो कि आज भी जनजातियों में देखने को मिलती है। यही मोहनजोदड़ो से एचआर क्षेत्र से कांसे की नर्तकी
मिली है जो आद्य ऑस्ट्रेलायद प्रजाति की है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्खननकर्ताओं ने मोहनजोदड़ो को कई क्षेत्र में ए बी क्षेत्र, CD क्षेत्र, GH क्षेत्र, यह 4 क्षेत्र इस तरह करके बांटा है जिससे कि उनको वहाँ के बारे में जानने में कोई दिक्कत ना हो। तो वहाँ के यह 4 क्षेत्र से जो मिली है हमको कांसे की मूर्ति मिली है जो आद्य ऑस्ट्रेलायद प्रजाति की मालूम पड़ती है। अगला बिंदु है, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण करना इसलिए कठिन हो गया क्योंकि उनके सांकेतिक लेख, गूढ़ लेख, जिसे एक शब्द में उद्वाचन कहते हैं, की भाषा को पढ़ा नहीं जा सका। उनके अभिलेखों की लंबाई भी छोटी थी जिससे लिपि कम स्पष्ट होती थी और द्विभाषी लेखों का भी अभाव था। अगला बिंदु है, प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से सबसे पहले पत्थर की किसकी मूर्ति मिली है, तो वह योगी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरें पर पशुबल के भी प्रमाण मिले हैं। सैंधवकालीन मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि सैंधवकालीन सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से। और यह पूछा जाए कि सैंधवकालीन मुहरों पर सर्वाधिक लेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली हैं, अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली हैं, तो वह है हड़प्पा है। अगला बिंदु हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। अर्थात राजतंत्रात्मक क्या होता है कि जहाँ राजा का अधिकार हो, और जनतंत्रात्मक वह है कि जहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। तो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होके वहाँ की शासन जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला है कि बिंदु, यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। इसमें सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने स्तूप निर्माण कराए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किले की सड़क 6 मीटर और शहर की सड़क 10 मीटर थी। अर्थात मोहनजोदड़ो के किले और सड़क की यह सबसे चौड़ी सड़क थी। अगला बिंदु है, मोहनजोदड़ो के एक स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का भी अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर व्यक्ति व्याघ्र से लड़ता हुआ दिखाया गया है। अगला बिंदु है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार की खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह स्नानागार विशेष धर्मानुष्ठान के संबंध के समय के लिए प्रयोग किया जाता था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में महाविद्यालय भवन है, कुंभकार के 6 भट्ठों के अवशेष हैं, सूती कपड़ा है, हाथी का कपालखंड है, गले हुए तांबे के ढेर हैं, सीपी की बनी हुई पटरी है, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य हैं तथा यहाँ की सबसे विशाल इमारत जो है वह अन्नागार है। तो आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देना होगा, भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न चीज़ें मिलती हैं। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल इमारत क्या है या सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो वह अन्नागार है। और यह पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है वह स्नानागार है। यही मोहनजोदड़ो से ही एक राणा घुंडई स्थान है, वहाँ से निम्न स्तरीय धरातल की खुदाई से घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी एक भैंस की मूर्ति मिली है। यहीं से मुहरों पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की भी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर कंकालों का ढेर मिला है। अगला टॉपिक है
चनहूदड़ो। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज 1931 में NG मजूमदार, नन्नी गोपाल मजूमदार ने तथा 1935 में मैके ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। चनहूदड़ो से सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, झूकर और झाकर संस्कृत मिली है जो है। तो हम सबसे पहले यह जानते हैं झूकर और झांगर संस्कृत है क्या। लोग अभी तक इसका अर्थ ही नहीं समझते हैं झूकर झांगर संस्कृत। अर्थात यह पाकिस्तान में झूकर और झांगर नामक स्थान पर खुदाई करते समय कुछ विशेष प्रकार के अवशेष, मिट्टी, बर्तन और वस्तुएं मिली हैं जो सिंधु सभ्यता से भिन्न है। तो यह झूकर और झांगर नामक स्थान से प्राप्त हुई है वस्तुएं, तो इसलिए इसे झूकर और झांगर संस्कृत कहते हैं। अगला बिंदु है चनहूदड़ो और लोथल दोनों जगह से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चनहूदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने के कारखाने तथा भट्ठी की खोज की। यहाँ सीप, अस्त्र, मुद्रा आदि बनाने का केंद्र था। अगला बिंदु है चनहूदड़ो से बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। चनहूदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रशासन के लिए लिपस्टिक मिली है। यह एक मात्र पुरा स्थल है चनहूदड़ो जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चनहूदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियाँ अंकित हैं। यहाँ से काजल तथा उस्तुरा भी मिले हैं। चनहूदड़ो मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग मिला है। सबसे अधिक खिलौना चनहूदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। चनहूदड़ो से एक ऐसा छोटा बर्तन मिला है जिसका प्रयोग दवात के रूप में होता था। दवात वह चीज़ है जिसमें पहले छोटे बच्चे स्याही घोर के कलमों से लिखते थे, वही दवात है। और चनहूदड़ो से मोर की आकर्षक रूप में एक आकृति मिट्टी के बर्तन की बनी हुई मिली है। अगला टॉपिक है लोथल। लोथल का टीला अहमदाबाद के गुजरात जिले में सरागवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। इसके अतिरिक्त यहाँ विशेष मृदभांड उपकरण, मुहरे, बाट तथा माप एवं पाषाण उपकरण हैं। लोथल से 3 युग्मिक समाज के उदाहरण मिले हैं। 3 युग्मिक मतलब 3 युग में एक साथ ही दफनाए गए हों मिला है। लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से युग्म समाधियाँ मिली हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि 3 युग्मिक समाधियाँ कहाँ से मिली हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन ऐसे स्थल हैं जहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो युग्म समाधियाँ लोथल और कालीबंगा दोनों से मिली हैं। अगला बिंदु है लोथल अरब सागर पर स्थित पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो हमको यहाँ ध्यान देना होगा कि पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, तो वह लोथल था। यहाँ मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। अगला बिंदु लोथल तथा कालीबंगा दोनों जगह से यज्ञ वेदियाँ मिली हैं। लोथल में एक चबूतरे पर ईंट की बनी यज्ञ वेदी मिली है। लोथल में प्रशासनिक भवन भी मिला है। जो लोथल का प्रशासनिक भवन मिला है यह आयात और निर्यात की देखभाल लिखा पढ़ी करता था। तो लोथल में इसीलिए प्रशासनिक भवन को स्थापित किया गया था। लोथल से भी चनहूदड़ो की भांति मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लेकिन जो लोथल के मनके बनाने के कारखाने हैं यह चनहूदड़ो से अधिक उन्नत किस्म के थे। अर्थात इनकी गुणवत्ता जो थी वो चनहूदड़ो से अधिक थी। अगला बिंदु है
यहाँ से एक रंगाई कुंड मिला है जो निचले नगर में था, अर्थात जो ये रंगाई कुंड था इसमें रंगों को घोर दिया जाता था, जिससे बस्तियाँ और जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके किले की रंगाई होती थी। अगला बिंदु, लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। बहुत महत्वपूर्ण है, अब पूछा जा सकता है कहाँ गढ़ी और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। रक्षा प्राचीर मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे किले या दीवारें। यहीं से फारस की मोहरें भी मिली हैं। लोथल के पूर्वी भाग पर बंदरगाह स्थित था। यहाँ धान, चावल एवं घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ के अवशेष मिले हैं। तो यह पूछा जा सकता है लोथल के किस भाग पर बंदरगाह स्थित था, तो पूर्वी भाग था, ध्यान दीजिएगा। लोथल से बटन के आकार की मुहर भी मिली है। अगला बिंदु है अरब सागर के तट के बंदरगाह सुतका गेंडोर, बालाकोट, अल्लाह दीनो, लोथल, ये सब हैं। ये सब अरब सागर के तट के बंदरगाह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अरब सागर के तट पे कौन कौन बंदरगाह स्थित है, तो वह स्थित बंदरगाह सुतका गेंडोर, बालाकोट, अल्लाह दीनो, लोथल। अगला हम ध्यान देते हैं, घोड़े की जानकारी लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, जो साक्ष्यात्मक मात्र है, अर्थात जिनका वास्तविक प्रमाण कुछ भी नहीं मिला है, इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर दोनों से ही मिली है। लोथल से प्राप्त एक मृत भांड पर पेड़ पर एक मछली के चोंच में दबाए हुए एक चिड़िया तथा नीचे बैठी एक चालाक लोमड़ी का चित्र है, जो कि विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की कहानी की याद दिलाती है। अगला है सुतका गेंडोर। यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में आर.एल. स्टाइन ने करवाया। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसका सर्वेक्षण कर यहाँ से दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया। अगला बिंदु है सुतका गेंडोर का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक चट्टान पे स्थित था, वह है सुतका गेंडोर, अर्थात यहाँ का दुर्ग जो था सुतका गेंडोर का दुर्ग वो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। अगला है बिंदु, सिंधु तथा मेसोपोटामिया के बीच होने वाली समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उसकी देखरेख करने के उद्देश्य से इस स्थान पर नगर बसाया गया था। यहाँ से कोई भी मुहर अथवा खुदी हुई वस्तु नहीं मिली है। अगला अब हम देखते हैं सोतका कोह, दक्षिणी बालूचिस्तान में दास नदी के किनारे पर यह स्थित है। हमसे मान लीजिए जहाँ बोलने में गलती हो जाती है तो जो लिखा गया है वो ज़्यादा सत्य है। अगला ध्यान देते हैं, बालूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पर स्थित यह स्थल सैंधव सभ्यता काल का बंदरगाह था। इसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने करवाया था। बलूचिस्तान से प्राक सैंधव विकसित सैंधव के साथ मिले हैं। अगला टॉपिक है बालाकोट। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। हजारों की संख्या में यहाँ सीप की चूड़ियाँ एवं टुकड़े मिले हैं और विद्वानों द्वारा ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है कि बालाकोट सीप निर्यात का, चूड़ी निर्यात का एक केंद्र था। अगला है अल्लाह दीनो। यह भी एक बंदरगाह नगर था। यहाँ की दीवारों की नींव तथा नालियाँ पत्थर की बनी हुई हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है किस स्थान के जो है दीवारों की नींवें तथा नालियाँ जो है पत्थर से बनी हुई हैं, तो वह है अल्लाह दीनो। अगला बिंदु है कोट दीजी से कांसे की अंगूठी मिली है। नेक्स्ट टॉपिक मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा यहाँ से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव के साक्ष्य तथा कांस्य निर्मित पेचदार पिन मिली है।
अगला बिंदु, बनावाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। RS बिष्ट ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पोत्तर का अर्थ होता है हड़प्पा के बाद के। अगला बिंदु हम देखते हैं, बनावाली में निचला नगर तथा दुर्ग अलग न होकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए हैं। यहाँ मकान से एक जगह धावन पात्र मिला है। यह समृद्ध लोगों का नगर था। धावन पात्र वही वाश बेसिन जिसमें वर्तमान में आज आप हाथ धुलते हैं नल चला के, वही वाश बेसिन को धावन पात्र कहा गया है। यहाँ का राखीगढ़ी, बनावाली, मित्ताथल ये सभी हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। यह बहुत पूछा जाता है कि राखीगढ़ी कहाँ है, मित्ताथल कहाँ है, बनावाली कहाँ है, तो ये सभी हरियाणा में है। बनावाली से कई मकानों में अग्निवेदियाँ मिली हैं। यहाँ कुछ विद्वानों ने मंदिर होने की संभावना व्यक्त की है। यहाँ से मिट्टी का बना हल तथा कुछ लघु नारी मूर्तियाँ भी मिली हैं। जौ के दाने काफ़ी मात्रा में मिले हैं। अगला टॉपिक है रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित यह भारत का एक ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यह कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ किया गया, तो वह रोपड़, पंजाब के रोपड़ में किया गया। इस रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। इसकी खोज बीबी लाल ने की थी तथा यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई। यहाँ संस्कृत के 6 चरण मिलते हैं। तो आप पूछा जा सकता है संस्कृत के 6 चरण कहाँ से मिलते हैं, और रोपड़ से मिलते हैं। रोपड़ एवं सुटका गेंडोर से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किन किन स्थलों से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तो वह रोपड़ और सुटका गेंडोर हैं जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। रोपड़ सैंधव सभ्यता के लगभग सभी पुरावशेष मिले हैं। अर्थात रोपड़ ऐसा स्थान है कि जहाँ से सैंधव सभ्यता के सभी पुरावशेष मिले हैं। यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहाँ मालिक के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सैंधव स्थल के किस जगह पे मालिक के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया है, तो वह है रोपड़। अगला टॉपिक है भगवानपुरा। यह भगवानपुरा भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थल से सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन JP जोशी ने कराया था। राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और विस्तृत स्थल है। विकसित हड़प्पा काल में यहाँ दुर्ग तथा आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अगला है कुड़ाल। कुड़ाल या हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के। यहाँ से प्राक सैंधवकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और सबसे मुख्य चीज़ जो है यहाँ से, वो चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। भगवानपुरा से परावर्ती हड़प्पा काल के पूरा सामग्री, चित्रित धूसर पात्र, पेंटेड गे वेयर मिले हैं। अर्थात चित्रित धूसर पात्र मतलब जो गेरुए रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन हैं, वो यहाँ से मिले हैं। अगला टॉपिक है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य VB लाल तथा VK थापड़ के निर्देशन में हुआ। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ भी 2 लेख मिले हैं, 2 टीले मिले हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि कालीबंगा सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा के पूर्वकालीन स्तर से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इससे आड़ी तिरछी हराई है। पहली पूर्व से पश्चिम, दूसरी उत्तर से दक्षिण है। पहली हराई की दूरी 30 सेंटीमीटर और दूसरी हराई की दूरी 190 सेंटीमीटर है। जो यह जुताई की गई है वो जालीदार जुताई है। तो यह पूछा जा सकता है जालीदार जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जालीदार जुताई के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। अगला बिंदु है
कालीबंगा में लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में लोग एक साथ 2 फसलें उगाते थे और सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राचीनतम भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं, तो यह दोनों कालीबंगा है। अगला है अग्निकुंड। कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से प्राप्त हुए। अग्निकुंड मतलब जिसमें होम आदि की जाती थी, तो वही अग्निकुंड है। अगला है कालीबंगा एवं बनावली में 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक अर्थात पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन दर्शन होते हैं। कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान मिले हैं। प्रतीकात्मक मतलब जो चीज़ें जलती थी उनके राख या उनकी हड्डियों को कुछ प्रतीक के रूप में घड़े में भर के ज़मीन में दफना देते थे, वही प्रतीकात्मक समाधान है। अगला है कालीबंगा के दुर्ग स्थल से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में नालियाँ बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता था। यहाँ से एक मध्यनगर का प्रमाण मिला है। तो पहली चीज़ हमको ध्यान देना होगा, यहाँ पूछा जा सकता है कि किस जगह से अग्निकुंड के या 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो वह कालीबंगा है। और किस जगह की नालियाँ जो है लकड़ियाँ से बनी हुई हैं, तो कालीबंगा है। अगला है बिंदु। कालीबंगा में किलेबंदी पश्चिमी टीले के 2 पृथक पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड हैं। अर्थात किलेबंदी जो पृथक पृथक टीले, मतलब टीले तो अलग अलग हैं लेकिन उनके जो बीच की दूरी है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थात उनके बीच में कहीं भी कटाव नहीं है, उनके बीच में कुछ और नहीं है, तो वही पृथक पृथक लेकिन परस्पर संबंध हैं। जो यहाँ संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास था। जो पृथक पृथक टीले यहाँ जनसंख्या का पृथक मतलब विशिष्ट वर्ग का निवास था। और दूसरे पे ऊंचे ऊंचे चबूतरे मिले हैं जिनके शिखर पर हवन कुंड के अस्तित्व मिले। अर्थात जो दूसरी जगह था वहाँ हवन कुंड मिले हैं, वहाँ साधारण लोग हवन पूजा आदि करते थे। इस स्थल के पश्चिम में एक कब्रिस्तान मिला है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में यह अंतर है कि कालीबंगा के घर कच्चे ईंट के बने थे। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के घर अधिकांशतः पक्की ईंट के बने थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली भी नहीं थी। कालीबंगा से प्राप्त सांस्कृतिक प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन है। यहाँ से प्राप्त कुछ मृद भांड परवर्ती हड़प्पा संस्कृति युग के भी प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यहाँ किए गए उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। कालीबंगा में बेलनाकार मुहरें, अन्नागार, अलंकृत ईंटें का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा से शवों की अंत्योष्ट संस्कार हेतु 3 विधियां मिली हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति के मृत्युपरांत उसको संपूर्ण रूप से उसकी शरीर जमीन में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको जंगलों में या बड़े बड़े वनों में फेंक दिया जाता था। उसके शरीर को चील, जानवर, पक्षी खा लेते थे और जो अंश बचते थे उसको घड़े में रख के दफना दिया जाता था। उसे आंशिक समाधिकरण कहते हैं। दाह एवं संस्कार मतलब व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी संपूर्ण शरीर को जला दी जाती थी, उसे दाह संस्कार कहते हैं। अगला बिंदु है कालीबंगा सरस्वती एवं दिशदती नदियों के बीच स्थित है। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्घर एवं दिशदती का आधुनिक नाम चैतांग है। सरस्वती नदी के किनारे घग्घर हकारा पाठ पर सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रण है। अर्थात सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रण मतलब यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करती थी। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में निर्माण कार्य पाए गए हैं। कालीबंगा से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस स्थल से अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं, तो वह कालीबंगा से है। और दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि
जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र हैं। इसमें साल क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है या कालीबंगा से है। अगला है सिल एवं बट्टे। शंख के अवशेष कालीबंगा में यहीं से सांड की खंडित मूर्ति मिली है, अर्थात यहाँ से सिल बट्टे, शंख के अवशेष और यहीं से मतलब सांड की खंडित मूर्ति मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे, अर्थात कालीबंगा में जितने भी घर हैं उन सभी घरों में सभी के अपने अपने कुएं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर मतलब जहाँ सामान्य लोग रहते थे वह भी किला से घिरा हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा का सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा था जो निचला शहर भी मतलब किलों से घिरा हुआ था, तो वह कालीबंगा है। अगला टॉपिक है सुरकोटडा। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खोज 1964 में जगपत जोशी ने की थी। यहाँ के दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरे हैं। सुरकोटडा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्र बनाने के लिए अंडाकार गड्ढा खोदकर उसमें मानव की चुनी हुई हड्डियों को भरे कलश में रखे जाते थे, अर्थात जो जलने के बाद उनकी हड्डियाँ होती थी उसको कलश में भर के दफना दिया जाता था, वही चुनी हुई हड्डियाँ हैं। सुरकोटडा से एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। बड़े आकार शिला मतलब बहुत बड़े पत्थरों से ढकी हुई थी। यह कब्र अभी तक सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वथा नवीन प्रकार की है। तो यह पूछा जा सकता है कि सैंधव स्थल से किस स्थान से सर्वाधिक नवीन प्रकार की कब्र मिली है, तो वह है सुरकोटडा। अगला टॉपिक है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर स्थित है। 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा इसकी खोज की गई और यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसका उत्खनन कार्य करवाया। अगला बिंदु आलमगीरपुर से सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यह सैंधव सभ्यता के सबसे अंतिम अवस्था को सूचित करता है। अगला बिंदु है आलमगीरपुर से कोई मुहर प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ एक स्थान से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े मिले हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारी आलमगीरपुर से मिली हैं। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेष की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में भी फैली थी। अगला बिंदु है रंगपुर। रंगपुर स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। 1931 में M.S. वत्स तथा 1953 में S.R. राव ने इसकी खुदाई या इसकी खोज की थी। जो यह स्थल है वह मादर नदी के समीप स्थित है। रंगपुर से सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष में ना तो कोई मुद्रा और न कोई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर और कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, पत्थर के फलक आदि प्राप्त हुए हैं। अगला टॉपिक है कोटडीजी। कोटडीजी यह सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम धुरिये ने 1935 में की। 1955 में से फजल अहमद ने इसकी नियमित खोज की। कोटडीजी से प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवस्था दिखाई पड़ती है जहां पत्थरों का इस्तेमाल होता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत यहीं पर हुआ और हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ भी यहीं से हुआ था। अर्थात जो कोटडीजी से पत्थरों का प्रयोग का अंत मिलता है तो यह पता लगता है कि यहाँ से जो पाषाण युग का अंत हुआ और सिंधु सभ्यता का प्रारंभ जो है वो कोटडीजी से ही प्रारंभ हुआ। अगला टॉपिक है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के
भचाऊ तालुका में खादिर नामक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, अर्थात खादिर को स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, के उत्तर पश्चिम के कोने पर बसा हुआ एक गांव है धौलावीरा। धौला का सफ़ेद तथा बीरा का अर्थ कुआं होता है। तो यहाँ के टीले पर एक पुराना कुआं था, जिसके कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ा। हड़प्पा सभ्यता का मात्र एक स्टेडियम क्रीड़ागार था जहाँ खेल खेले जाते हैं। वर्तमान में जिसे आप स्टेडियम या खेल का मैदान कहते हैं, वह साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। यहीं से नेवले की पत्थर की मूर्ति पाई गई है। लेकिन यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु एक विशाल जलाशय है। तो यह पूछा जा सकता है, विशाल जलाशय किस स्थान की सबसे बड़ी या सबसे आश्चर्य की वस्तु है? वह है धौलावीरा। अन्य हड़प्पा कालीन दो भागों में बंटे हुए हैं, किला या नगर दुर्ग, नंबर 2 निचला नगर या निचला नगर। किंतु धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित है, जिसमें 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा सुरक्षित हैं। ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। आर.एस. बिष्ट के अनुसार धौलावीरा की जनसंख्या लगभग 20,000 थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आर.एस. बिष्ट के अनुसार धौलावीरा की जनसंख्या कितनी थी? तो धौलावीरा की जनसंख्या 20,000 थी। किसी भी सिंधु सभ्यता कालीन नगर में कहीं भी अन्यत्र परकोटे पर अथवा परकोटे रहित भागों को जोड़ते हुए एक समान परिधि क्षेत्र की व्यवस्था नहीं मिली है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि किसी भी सिंधु सभ्यता कालीन नगर में कहीं भी मतलब परकोटे अथवा परकोटे से रहित, अर्थात जो संपूर्ण नगर एक ही परिधि में हो और संपूर्ण परिधि एक साथ एक ही क्या कहते हैं रक्षा प्राचीर या दुर्ग से घिरा हो। अगला बिंदु, धौलावीरा के मध्य या केंद्र में स्थित प्राचीर युक्त क्षेत्र, जिसे मध्यमा नाम दिया गया है, का शासक वर्ग से संबंधित था। यह प्रशासकीय अधिकारियों के आवास के लिए प्रयुक्त होता था। मध्यमा नगर यहीं पाया गया, अर्थात मध्यमा नगर का प्रयोग शासकों और प्रशासकीय अधिकारियों के लिए होता था। अगला बिंदु है, धौलावीरा में कटे हुए पत्थरों का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ निर्माण कार्य के लिए होता था। यहाँ एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है धौलावीरा में कटे हुए पत्थरों का प्रयोग किसके साथ होता था? कच्ची ईंटों का। या किस स्थल पर जो है कटे हुए पत्थरों का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ होता था? तो धौलावीरा है। धौलावीरा में श्वेत पालिशदार पाषाण खंड मिले हैं। अगला बिंदु है, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। अगला बिंदु, आलमगीरपुर हुलास उत्तर प्रदेश के सैंधव स्थल हैं। कालीबंगा, बनावली एवं राखीगढ़ी यह प्राक हड़प्पा स्थल है, अर्थात प्राक हड़प्पा मतलब प्राचीन हड़प्पा के स्थल हैं। जबकि रंगपुर एवं रोजड़ी जो है हड़प्पा उत्तर युगीन है। हड़प्पा उत्तर मतलब हड़प्पा के बाद के। शीघ्र ही हम आप लोगों को सिंधु सभ्यता का भाग 2 बताएंगे। 2-4 दिन में जैसे ही नोट्स तैयार हो जाएगा, हम आपको 4-6 दिन में सिंधु सभ्यता का भाग 2 बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। और हमारे ही नोट से संपूर्ण प्रश्न आएंगे, हमारा यह दावा है।